आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विभिन्न रूप। तो पहले हमने पढ़ा था कि हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया था कि किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ पूर्ण यथार्थ रूप से मापना असंभव है। मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। और दोनों में जो अनसर्टेनिटी है, पोजिशन और मोमेंटम, उनकी अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट h/4 से ज़्यादा या उसके बराबर आया था। ये तो था आपका लीनियर डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम के रूप में। और ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिसमें एक के नापने से दूसरे पर फर्क पड़ता है? ऐसी राशियों को हम कैनोनिकल राशियां कहते हैं। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत का जो जनरल रूप है वो ये है कि किन्हीं दो कैनोनिकल संयुग्मी राशियों के लिए अनिश्चितताओं का गुणनफल का गुणनफल बड़ा होता है या बराबर होता है h/4। कैनोनिकल कॉन्जुगेट राशि या क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें एक के मेजरमेंट का फर्क दूसरे पर पड़ता है? ये होती हैं कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज। जैसे एक तो हो गया लीनियर पोजीशन, हमने पढ़ा था लीनियर पोजीशन मतलब रेखीय स्थिति, रेखीय स्थिति व कोणीय संवेग, रेखीय स्थिति व रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। ऐसे ही दूसरी होगी कोणीय स्थिति व कोणीय संवेग। और तीसरी होगी ऊर्जा व समय। पहला हमने पढ़ा था डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। कोणीय स्थिति यानी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा थीटा या कहीं पर डेल्टा फाई, डेल्टा एंगुलर मोमेंटम L ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। और ऊर्जा और समय डेल्टा E डेल्टा T ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। तो ये विभिन्न रूप हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। नेक्स्ट, यूज ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? नंबर 1, ये क्या कहता है कि जो बोहर कॉन्सेप्ट है वो गलत है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, बोहर की परिकल्पना
यह अवधारणा गलत। बोहर के अनुसार, बोहर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूमेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई, इतना होता है। ये कैसा है? n इंटू एच ओवर 2 पाई कॉन्स्टेंट। यहाँ संवेग में अनिश्चितता डेल्टा L इज इक्वल टू 0, क्योंकि L कांस्टेंट है। हाइजेनबर्ग यानी अगर ये कोई ऑर्बिट है r रेडियस का, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ पर थीटा एंगल पर है, r रेडियस का ऑर्बिट है, बीच में न्यूक्लियस है प्लस चार्ज का, और इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन x डायरेक्शन में, x इज इक्वल टू आर थीटा, इसलिए डेल्टा x इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, और इसका जो संवेग है p इज इक्वल टू एम वी, अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है, m मास है, अतः कोणीय संवेग, या इसको हम लिख सकते हैं p, अतः p इज इक्वल टू तो एम वी होता है, अतः p इज इक्वल टू हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया और r से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया कोणीय संवेग L ओवर r। तो इसलिए डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर r, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 से डेल्टा x डेल्टा p इज इक्वल टू r डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा L r से r कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डेल्टा L। और हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल्टा x डेल्टा पी एक्स की वैल्यू बड़ी होती है h ओवर 4 पाई से, अतः डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा एल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई। बोहर के अनुसार डेल्टा एल कितना है? 0। बोहर कहता है कि
कोणीय संवेग नहीं आते तो अतः इसकी इसमें अनिश्चितता 0 होगी। बोहर के अनुसार डेल्टा थीटा इज इक्वल टू h/4 पाई इंटू डेल्टा एल, और जो आ जाएगा इनफाइनाइट, जो असंभव है। अतः बोहर की परिकल्पना सही नहीं। तो हेजनबर्ग के प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि बोहर का जो कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं है। नेक्स्ट इसकी हेजनबर्ग के प्रिंसिपल की एप्लीकेशन नंबर 2। स्पेक्ट्रमी रेखा की चौड़ाई। क्या मतलब है इसका कि जब हम किसी एटम का स्पेक्ट्रम देखते हैं, शुरू में तो वो हमें लाइन के रूप में दिखाई दी थी, लेकिन जब उनको बारीकी से देखा तो वो एक सिंगल लाइन ना होकर बहुत सारी लाइनों का कॉम्बिनेशन। तो ऐसा क्यों हुआ, उसको हम हेजनबर्ग के प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बोहर के अनुसार बोहर के अनुसार ऊर्जा स्तर एटम के अंदर जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, सिंगल लाइन होते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3। ऊर्जा स्तर नियत होते हैं। लाइन मिलनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, परंतु एक रेखा में बहुत सी रेखा होती। इसको एक्सप्लेन बोहर नहीं कर पाया, तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है। हम जानते हैं ऊर्जा E इज इक्वल टू हाफ mv² दैट इज p²/2m। इसलिए डेल्टा E इज इक्वल टू ट्वाइस p डेल्टा p/2m। ये इक्वेशन 1 हो गई। तथा संवेग p इज इक्वल टू mv, इससे डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v, और डेल्टा v होता है डेल्टा x/डेल्टा t। इससे हमें मिल गया डेल्टा t इज इक्वल टू m डेल्टा x/t। इक्वेशन 2।
हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में औसत समय t इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है। उसके बाद ऊर्जा निकालकर निचले स्तर में आ जाएगा। अतः जो उसका औसत लाइफ टाइम है उसमें अनिश्चितता समय में अनिश्चितता डेल्टा टी इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। ये इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू ट्वाइस पी डेल्टा पी ओवर 2m, 2 से खैर 2 कट गया पहले ही, इंटू m डेल्टा एक्स ओवर स्मॉल p से p कैंसिल, m से m कैंसिल। ये हो गया डेल्टा p डेल्टा x। और हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से डेल्टा p डेल्टा x बड़ा होता है या बराबर होता है h ओवर 4 पाई। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई, क्योंकि डेल्टा p डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई। और डेल्टा ई की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान समीकरण 3 से रख देंगे। डेल्टा ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू h ओवर 4 पाई इंटू 10⁻⁸ दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात ऊर्जा स्तर एक रेखा न होकर एक बैंड के रूप में होगा, जिसकी चौड़ाई डेल्टा ई की कोटि की होगी, के ऑर्डर की होगी, है ना, कोटि की होगी। तो अभी तक जो हम ऊर्जा स्तर मानते आ रहे थे सिंगल लाइन, अब वो सिंगल लाइन जो सबसे नीचे वाली है तो वो तो चलिए सिंगल मान लेते हैं हम यहाँ पे, लेकिन जो ऊपर वाली है वो सिंगल लाइन ना होकर उनकी कुछ चौड़ाई होगी, और इस चौड़ाई के अंदर अलग अलग ऊर्जा स्तर होंगे, जिनसे जब नीचे इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमें बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होंगी। इससे सिद्ध होता है कि जो उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं वो एक सरल रेखा के रूप में ना होकर कुछ बैंड के रूप में होते हैं। ये था अनुप्रयोग, थ्योरेटिकल प्रूफ कि जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो सिंगल लाइन ना होकर
एक बैंड के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते। हम हेजनबर्ग के प्रिंसिपल से हम सिद्ध करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होते। थियोरेटिकली हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होते। पहले हम ये मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है। अगर नाभिक के अंदर वो हैं तो उनकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल से जो हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो नाभिक से निकल के आते हैं। तो अगर उनकी ऊर्जा हेजनबर्ग के प्रिंसिपल के अनुसार कैलकुलेट की गई ऊर्जा के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर हो सकते हैं। और अगर उसके आसपास नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं पाए जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं। या इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि बंधन ऊर्जा कितनी होती है। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा किस कोटि की होती है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। पहले हम फोकस करते हैं कि हमें सिर्फ करना है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं। तो हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी एक्टिव गुण नाभिक का होता है तथा इसमें प्राप्त इलेक्ट्रॉन, जिनको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, की ऊर्जा 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर, माना नाभिक की त्रिज्या, आप लोगों को पता है कि फर्मी में नापी जाती है नाभिक की त्रिज्या, एक फर्मी होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने मान ली नाभिक की त्रिज्या 5 फर्मी है, r इज इक्वल टू 5 फर्मी, यानी 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। ये हमने मान लिया, इससे कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन ऑर्डर 10⁻⁻15 नहीं होगा। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता लगभग रेडियस की रेंज की होगी या डायमीटर की रेंज की होगी। डेल्टा आर या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रेंज, इसकी जो ऑर्डर है वो आर की का होगा, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से डेल्टा पी समवेग में अनिश्चितता इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई डेल्टा एक्स।
ये हमने वैल्यूज रख दी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻15 kg मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेट करके लगभग आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻20 kg मीटर पर सेकेंड, लगभग इतना मान आ गया। अतः संवेग pv इसी कोटि का होगा, E is nearly equal to delta P is equal to 1.1 into 10⁻⁻20 kg मीटर पर सेकेंड। और ऊर्जा E is equal to, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E is equal to p² प्लस m0 c², m0 स्क्वायर c⁴। तो ये है मूविंग इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। और जब P का मान यहाँ पे रखेंगे, ऐसे हम लगभग अगर हम Pc के बराबर भी मान लें, इसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा को हम नेग्लेक्ट भी कर दें, तो Pc की वैल्यू भी कैलकुलेट करके आती है लगभग 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बहुत अधिक है 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में पहले से होता तो उसकी ऊर्जा मतलब बीटा पार्टिकल 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होता। फिर हमें बीटा पार्टिकल कहाँ से मिलता है? तो होता ही है रेडियो एक्टिविटी में, जब बीटा पार्टिकल निकलना होता है तो एक न्यूट्रॉन टूटता है और तभी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बदलेगा और इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल जाएगा। इससे हमें एक चीज और पता चलती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगभग 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह यही सब कैलकुलेट करते और प्रोटॉन, वहाँ पर जो मास की वैल्यू होती, उसकी वैल्यू होती है प्रोटॉन के मास की 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और उसकी ऊर्जा हम लगभग E बराबर, जैसे यहाँ पे Pc लिए वहाँ पे ले लेते हैं हम p²/2m, ये ऊर्जा आती 18.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात प्रोटॉन को बांधे रखने के लिए बंधन ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए 18.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इससे हमें न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी पता लगता है। तो ये तो थे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुप्रयोग। अब दो चीजें और हैं छोटी छोटी इसमें। एक तो है पूरक सिद्धांत या कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। पूरक सिद्धांत, कॉम्प्लीमेंट्री
प्रिंसिपल। पूरक सिद्धांत ये कहता है कि एक घटना में केवल एक तरह की प्रकृति या तो कण या तरंग सिद्ध की जा सकती है। दोनों एक साथ में। यानी in a phenomena only one type of nature dominates, either particle nature or wave nature. Both nature cannot be proved simultaneously. अगर एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहली नहीं होगी। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इलेक्ट्रॉन बीम की दो स्लिट वियोग में व्यतिकरण हो रहा है, यानी उसकी तरंग प्रकृति दिखाई दे रही है, तो एक स्लिट बंद करने पर व्यतिकरण नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन बीम केवल कण प्रकृति दिखाएगी। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल। दोनों प्रकृति एक दूसरे की पूरक होती हैं, न कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं या विरोध करती हैं। कोई भी घटना या तो कण प्रकृति से हम समझा सकते हैं या तरंग प्रकृति से। दोनों को एक साथ भी नहीं लेंगे और ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे आपने पढ़ रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों मिलके पूरा 90 डिग्री का बना देते हैं। एक और प्रिंसिपल है इसमें, अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम या अध्यारोपण। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ रखी है। सुपरपोजिशन या थ्योरम।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेव्स के लिए हम यूज करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम पूरे सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम वेव वाले ही लिख रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहती है कि किसी कण पर एक से अधिक तरंगे होने पर उस कण का परिणामी विस्थापन सभी तरंगों के द्वारा अलग अलग विस्थापनों का सदिश योग होता है। यानी जो नेट विस्थापन y वेक्टर इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस m। ये अध्यारोपण में है, ये आपने 12th में ही पढ़ी थी। अगर हम यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें जो आप आगे पढ़ेंगे, क्वांटम भौतिकी में यदि किसी कण की अवस्था तरंग फलन साई साई लेटर है ये साई1 व साई2 से प्रदर्शित हो तो साई इज इक्वल टू C1 साई1 प्लस C2 साई2 भी कण या किसी निकाय कण की एक अवस्था को निरूपित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। In quantum physics, if state of a particle or system is represented by wave function psi1 and psi2, then psi is equal to C1 psi1 plus C2 psi2 also represent the state of that particle or system, जहाँ C1 व C2 स्थिति यानी पोजीशन के लिए कांस्टेंट है, परंतु t के साथ समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। यानी C1 और C2 टाइम का तो फंक्शन है लेकिन पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उसको ले लेते हैं। न्यूमेरिकल था 2019 में, शायद था ये सेक्शन
बी का 3 क्वेश्चंस का सी पार्ट। हाँ जी, ये था क्वेश्चन कि एक हमारे पास स्मॉल आर रेडियस का कोई स्फीयर है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। स्मॉल आर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर का एक स्फीयर है। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी। बताने। तो अगर रेडियस r इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर है तो स्थिति में अनिश्चितता लगभग हम डेल्टा आर के बराबर भी ले सकते हैं और कुछ बच्चे अगर इसका डायमीटर भी निकालना चाहें तो डायमीटर के बराबर भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। डेल्टा आर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें गिवन है m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg और हमें गिवन है स्मॉल h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये चीज हमें गिवन है। तो डेल्टा आर तो इतना हो गया। संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है m डेल्टा वी। अब हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से डेल्टा पी या डेल्टा आर डेल्टा पी इज इक्वल टू, कुछ लोग इसे h ले सकते हैं, कुछ h बाई 2 पाई, कुछ h बाई 4 पाई, तो जैसे चाहें वैसे ले लें। ऑर्डर लगभग उतना ही रहेगा, h/4 पाई मान रखने पर 10⁻10 इंटू m डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई। तो इससे डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, सब हमने मान रख दिए, 6.63 इंटू 10⁻34 और 4 इंटू 3.14, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 और ये 10⁻10। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लगभग ये जो रिजल्ट आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻5। तो ऑर्डर जो है वो 10⁻5 या ऑर्डर हम कहें तो इस पूरे का ऑर्डर बैठेगा 10⁻6। तो इसी ऑर्डर का आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बहुत डिफर हो सकती है, ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी ही अनिश्चितता होगी। ये आंसर हो गया क्वेश्चन का। तो ठीक है, आप अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी लोग आइकन दबा दें, बेल आइकन, जिससे उनको नई वीडियो प्राप्त होते रहें।